Hello guys, this is Zoologist AK and I am here with the topic सिलिका बेस्ड DNA एक्सट्रैक्शन मेथड। इसमें जो मेरा कन्फ्यूजन था वो ये था कि सिलिका को हम जेल में यूज़ करते हैं या फिर सिलिका को हम रिज़ाइन की फॉर्म में यूज़ करते हैं, बीड्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये स्पिन कॉलम जो हमारा सिलिका बेस्ड मेथड होता है वो होता है। तो मतलब मेरा यहाँ पे एक बिग कन्फ्यूजन था सिलिका बेस्ड DNA एक्सट्रैक्शन मेथड में। तो जब मैंने इस पे रिसर्च किया तो मेरे को ये पता चला कि भाई जो सिलिका बेस्ड DNA एक्सट्रैक्शन मेथड है उसमें हम सिलिका को डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं। नैनो पार्टिकल की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, सिलिका नैनो पैरामैग्नेटिक फॉर्म में भी हम इसको यूज़ करते हैं, सिलिका जेल की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, सिलिका मेम्ब्रेन की फॉर्म में भी हम इसको यूज़ करते हैं, बीड्स की फॉर्म में, रिज़ाइन की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ मेथड के बारे में डिस्कस करूँगी जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स से हम सिलिका को यूज़ करते हैं डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सिलिका बेस्ड डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड एक एशियंट मेथड है डीएनए एक्सट्रैक्शन का जो अब मॉडिफाई किया गया है ग्वानिडीन का यूज़ करके और कियाट्रोपिक एजेंट्स का यूज़ करके अब मॉडिफाई किया गया जो अब करंटली हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो डीएनए एक्सट्रैक्शन होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू भी होता है और स्पिन कॉलम या फिर हम कहें तो स्पिन कॉलम जो टेक्निक है उसके थ्रू भी जो डीएनए एक्सट्रैक्शन होता है। पर यहाँ पे हम सिलिका को एज ए एब्जॉर्बिंग सरफेस भी यूज़ कर सकते हैं डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। टू एक्सट्रैक्ट डीएनए बाय सिलिका बेस्ड डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड हमारे पास सिलिका को चूज़ करने की बहुत सारी चॉइस होती हैं। जैसे हम सिलिका को सिलिका जेल की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जब हम सिलिका एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल के थ्रू हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं और भीड़ की और रिज़ाइन की फॉर्म में तब यूज़ करते हैं जब हम स्पिन कॉलम डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। सिलिका बिड और हाइब्रिड फेज जिसमें हम सिलिका बिड और सोल जेल दोनों का यूज़ करते हैं वो यूज़ होता है माइक्रोचिप डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड में। और सिलिका मेम्ब्रेन बेस्ड मेथड जो हैं वो अब रिप्लेस्ड कर दिए गए हैं पैरामैग्नेटिक सिलिका बीड के थ्रू। मीन्स अब हम मैग्नेटिक और सिलिका दोनों का यूज़ करके और सिलिका की बीड्स क्रिएट करके हम डीएनए को एडजॉर्ब करवाते हैं उस सरफेस से और तब हम उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। फिर उसके बाद है सिलिका सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन कॉलम इन द प्रेजेंस ऑफ कियोट्रोप एजेंट्स। ये जो मेथड है ये हमारे रिसेंट मेथड हैं जो मॉडिफाई किए गए हैं सिलिका को यूज़ करके। अबाउट सम इंट्रोडक्टरी पार्ट कि कैसे ये आइडेंटिफाई हुआ और कैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसने सबसे पहले इसको किया था। तो सिलिका जैसे कि हमें पता है वो एक फॉर्म होती है क्वार्ट्ज की और वो होती है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और ये एक सबस्ट्रेट से भी आइडेंटिफाई की जाती है और एक्सट्रैक्ट की जाती है जो हमारा किसल गुड़ होता है जो एक डायटम है और डायटमियस अर्थ है। जो सेडिमेंट होते हैं हमारे डायटम जो एल्गी के उससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसमें हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है सिलिका की, इसलिए हम सिलिका को एक्सट्रैक्ट करने के लिए केसल गुड़ का यूज़ करते हैं। ये डीएनए प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। डीएनए प्योरीफिकेशन एक्सट्रैक्शन के बाद आती है, पहले हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बाद प्योरीफाई करते हैं। ये इनिशियली डिस्क्राइब किया गया था बूम के थ्रू इन 1919 में। ये बाइंड कर जाता है डीएनए में इन प्रेजेंस ऑफ कियोट्रोपिक एजेंट्स जो मैं बात कर चुकी हूँ। ये जो कियोट्रोपिक एजेंट्स होते हैं ये डीनेचरिंग एजेंट होते हैं। जैसे हम यहाँ पे ग्वानिडीनियम का भी यूज़ कर सकते हैं और यूरिया का भी यूज़ कर सकते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेकआउट करके और जो एंट्रोपी है डीएनए की उसको कम कर देते हैं और जिसकी वजह से जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स में, बायोमोलिक्यूल्स में, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो मेनली ये जो होते हैं डीनेचरिंग का काम करते हैं। जो सिलिका बेस्ड डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड है वो एक यूनिक केमिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं डीएनए और सिलिका के बीच में। सिलिका भी नेगेटिवली चार्ज होती है, डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज होता है, पर जो सिलिका है और डीएनए है वो जो डीएनए या तो एडजॉर्ब होता है सिलिका के साथ या जब हम स्पिन कॉलम यूज़ करते हैं उस टाइम पे वो बाउंड हो जाता है सिलिका के साथ। तो वो यहाँ पे हम बफर यूज़ करते हैं और सोल्ट कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं जो सिलिका और डीएनए के बीच में एक ब्रिज का काम करती है और दोनों को अटैच कर देती है। इस तरह हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं और जो उसके कॉन्टामिनेंट होते हैं जैसे कि आरएनए प्रेजेंट हो गया, प्रोटीन प्रेजेंट होगा, तो उसको हम वॉशिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट आउट कर देते हैं।
यहाँ पे जो सिलिका है वो जब पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है बफर और जो सोल्ट की प्रेजेंस में, तो वो बाइंड कर लेती है नेगेटिव चार्ज डीएनए के फॉस्फेट ग्रुप से। यहाँ पे मेनली साल्ट का काम होता है कि वो करता है, क्योंकि जो यहाँ पे हाइड्राइट आयन में कन्वर्ट कर देता है वाटर को सोल्ट, और जो डीएनए की फॉस्फेट ग्रुप है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो इस तरह वो बाइंडिंग करता है। और इस वजह से जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं या स्पिनिंग करते हैं उस टाइम पे जो सिलिका वो होल्ड करके रखता है डीएनए को। यहाँ पे हमें क्योट्रोपिक एजेंट की भी ज़रूरत पड़ती है जब हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। सिलिका के साथ हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जब डीएनए का एक्सट्रैक्शन करते हैं, और ये क्योट्रोपिक एजेंट हम डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे सोडियम आयोडाइड भी यूज़ कर सकते हैं, सोडियम पर कोलेट भी यूज़ कर सकते हैं। डीएनए जो है वो सिलिका से बाइंड हो जाता है, जो ग्लास पार्टिकल की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है और डिफरेंट फॉर्म में मेम्ब्रेन की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। और ये कहाँ से ली जाती है? डायटोमियस अर्थ से ली जाती है, जो सेडिमेंट होते हैं हमारे एल्गी के। और ये क्या करते हैं, जो सिलिका जो है उसके जो सेल वॉल है उसको ये शील्ड कर देते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है सिलिका की, इसकी वजह से हम न्यूक्लिक एसिड को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, सिलिका को एज ए पाउडर लेके, ग्लास पाउडर की फॉर्म में लेके, या फिर सिलिका बेड की फॉर्म में लेके। और ये जो प्योरीफिकेशन होती है डीएनए की, एल्कलाइन कंडीशन में होती है। फिर ये जो एल्कलाइन कंडीशन में हम पहले प्योरीफाई करते थे वो बाद में इम्प्रूव कर देगी जब ग्वानिडियम थायोसाइनेट का यूज़ किया गया, या ग्वानिडियम हाइड्रोक्लोराइड का। जो आज हम परफॉर्म करते हैं सिलिका को लेके, जो स्पिन कॉलम जो हमारी टेक्निक है जिसके थ्रू हम डीएनए का एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसमें हम ग्वानिडियम थायोसाइनेट का यूज़ करते हैं, ग्वानिडियम हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा क्योट्रोपिक एजेंट और डीनेचरिंग एजेंट है। यहाँ पे जो सिलिका जेल को यूज़ करने की टेक्निक थी उसको बाद में चेंज कर दिया गया, जैसे ग्लास बीड भी यूज़ किए जाते हैं। आज तो हम इसको पैरामैग्नेटिक फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, नैनो पार्टिकल्स को जो एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए, जिसमें बहुत ही कम साइज होता है हमारे जीनोम का, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम सिलिका जेल को एज ए नैनो पैरामैग्नेटिक फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो जो ये मेथड है सिलिका को यूज़ करके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने का, ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया था मैककॉर्मिक ने इन 1889 में। पर ये जो आइडिया फुल्ली जब डेवलप हुआ था वो हुआ था जो डेवलप किया गया था वो 1979 में किया था, सिलिका का यूज़ करके टू प्योरीफाई डीएनए बाय वोगलस्टीन। जो अब आजकल हम सिलिकॉन माइक्रोचिप भी यूज़ करते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए, जो जिस पे क्या होता है, डीएनए एक्सट्रैक्शन जो सरफेस क्रिएट किए जाते हैं और माइक्रोचिप क्रिएट की जाती है सिलिका बीड का और सिलिकॉन रिजाइन का यूज़ करके, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। और डिफरेंट डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के लिए, जैसे पीसीआर के थ्रू उसको हम करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, और पीसीआर के थ्रू हम उसको एम्पलीफाई करके जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की कि जो हमारी सिलिका है उसको हम यूज़ करते हैं सॉलिड फेज डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड में। तो हम समझते हैं कि सॉलिड फेज डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड कैसे परफॉर्म किया जाता है। जो सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन कॉलम है वो किया जाता है क्योट्रोपिक जो एजेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रेजेंस में। ये यूज़ किया जाता है सैंपल के लिए जिनमें जो हमारा डीएनए है वो 1 माइक्रोग्राम से भी कम होता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। इसमें हम यूज़ करते हैं एडजॉर्प्शन सरफेस भी, और रिकवरी करते हैं सिलिका पार्टिकल से अपने डीएनए की और अपने न्यूक्लिक एसिड की बाय यूजिंग 1 pg to 1 UC ऑफ डीएनए विद ए सेट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड इल्यूशन बफर, जो पीएच में और क्योट्रोपिक की प्रेजेंस में वेरी करते हैं। ये हम जो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन मेथड परफॉर्म करते हैं तो क्योट्रोपिक एजेंट लेते हैं जो हमारे डीनेचरिंग एजेंट है, और यहाँ पे एक एडजॉर्प्शन सरफेस लिया जाता है जिससे हमारा जो डीएनए है वो एडजॉर्ब हो जाता है, और वॉशिंग की जाती है उस टाइम पे वो की जाती है हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में, जिसमें हमारा जो डीएनए है वो बाउंड रहता है हमारे जो एडजॉर्बिंग सरफेस है, जैसे सिलिका बीड हम ले रहे हैं तो उससे बाउंड रहता है, क्योंकि वो सिलिका के बीच में और डीएनए के बीच में ब्रिज फॉर्म कर रहा है, उनको अटैच कर रहा है, और जो डिफरेंट कंटामिनेंट होंगे आरएनए प्रोटीन वो वॉश आउट कर दिए जाएंगे वॉशिंग बफर का यूज़ करके। फिर उसके बाद जो लो सोल्ट कंसेंट्रेशन में हम इल्यूशन बफर का यूज़ करते हैं जो इल्यूट आउट कर देता है हमारे डीएनए को। तो ये डिफरेंट पीएच रेंज में किया जाता है और डिफरेंट क्योट्रोपिक जो एजेंट होते हैं उनकी प्रेजेंस में किया जाता है।
जो लो पीएच होता है क्योट्रोपिक एजेंट ग्वानिडियम थायोसाइनेट की प्रेजेंस में वो डीएनए की बाइंडिंग सिलिका से और सिलिका एडजॉर्बिंग जो सरफेस प्रेजेंट होता है उससे इन्हेंस कर देता है उसकी बाइंडिंग को। और जो डीएनए है वो एडजॉर्ब होता है जब हमारी जो ग्वानिडीनियम थायोसाइनेट की जो कंसनट्रेशन है वो 5 मोलर प्रेजेंट होती है और पीएच उसका 5.2 होता है, तो वो तब डीएनए की बाइंडिंग को एनहेंस करता है टू द सिलिका एडजॉर्बिंग सरफेस। पर जब लो सोल्ट कंसनट्रेशन होती है और हाई पीएच बफर होता है तो मोर देन 70% डीएनए जो है उसको हम रिकवर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जब डीएनए की रिकवरिंग करी जाती है तो वो की जाती है इल्यूशन प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पे हम 95 डिग्री सेल्सियस फोर्मा अमाइड का यूज़ करते हैं। अगर हम फोर्मा अमाइड को हीट कर देते हैं तो डीएनए हमारा रिकवर नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे चिल्ड फोर्मा अमाइड का यूज़ कर रहे हैं। और जो यहाँ पे हम सोल्ट यूज़ कर रहे हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हम 1 ml ले रहे हैं। सॉरी, ये सोल्ट नहीं है, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो ये जो हमारा मेथड है it it is a method that maximize nucleic acid recovery from a microfluidic DNA and silica chiotropic system. Let us understand this system जिसमें हम solid phase DNA एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं स्पिन कॉलम का यूज़ करके और एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डीएनए को। तो इसके एक एग्जांपल से इसको एक समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेथड कैसे परफॉर्म किया जाता है। सो इस को हम समझते हैं एक्सट्रैक्ट करके डीएनए होल ब्लड सैंपल से बाय यूजिंग सिलिका जेल और स्पिन कॉलम डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड, जिसमें हम सॉलिड फेज डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड का ये एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे रिएजेंट जो होंगे वहाँ पे ग्वानिडियम सॉल्यूशन होगा जो कि हमारा क्योट्रोपिक एजेंट है। उसकी जो कंसनट्रेशन लेनी पड़ेगी वो हमें 6 मोलर लेनी पड़ेगी और 20 मिली मोलर ADTA, 10 मिली मोलर ट्रिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका pH 6.5 होगा, 40 ग्राम पर लीटर ट्राइटोन X100 होगा और 10 ग्राम पर लीटर DTT होगा हमारा। और ये जो बाइंडिंग मिक्सचर हम यहाँ पे लेंगे, बाइंडिंग मिक्सचर क्यों ले रहे हैं, ताकि जो डीएनए है वो हमारी सिलिका जो जेल है उससे क्या हो जाए, वो अटैच हो जाए, या वही जो सिलिका बेड हम ले रहे हैं उससे वो बाइंड हो जाए। तो यहाँ पे एडरिच हम ले रहे हैं सिलिका जेल की फॉर्म में इन 100 ml ऑफ ग्वानिडीन सॉल्यूशन, क्योंकि जो ग्वानिडीन है वो हमारा क्योट्रोपिक एजेंट है। तो उसमें हम मिक्स करेंगे अपने बाइंडिंग, मतलब जो बाइंडिंग मिक्सचर जब हम प्रिपेयर करेंगे तो सिलिका जेल को 4 ग्राम सिलिका जेल को हम 100 ml ग्वानिडीन सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। फिर हम प्रोपेनोल वॉशिंग करते हैं ताकि जो हमारे कंटामिनेंट हैं जैसे RNA और प्रोटीन वो वॉश आउट हो जाएं। तो वॉशिंग जो हम बफर फॉर्म करेंगे वो फॉर्म करेंगे 25% आइसोप्रोपेनोल और 25% इथेनॉल और 100 मिली मोलर NaCl एंड 10 मिली मोलर ट्रिस HCl, जिसमें pH 8 लेंगे, क्योंकि जब हम सेल लाइसिस करेंगे इस टाइम पे तो हम यहाँ पे ले लें ब्लड सेल्स लेंगे, तो वहाँ पे हम प्रोटीनेज K का यूज़ करेंगे। और ये जितने भी रिएजेंट हैं इनको रूम टेम्परेचर पे हम स्टोर करेंगे, क्योंकि जब लाइसिस होती है तो वहाँ पे हम एक एंजाइम यूज़ करें प्रोटीनेज के, जिसका नेचर प्रोटीनेज है, तो वो उसका टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है किसी भी प्रोटीन स्ट्रक्चर पे उसको, और जो पीएच भी इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा और वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए हमें वो रूम टेम्परेचर पे स्टोर करने हैं। Come on the procedure. How does we will perform the procedure to extract DNA from whole blood sample? तो यहाँ पे हम मिक्सचर लेते हैं 2.2 ml का मिक्सचर लेते हैं मिनी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, और वो 2.2 ml जो मिक्सचर है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, यहाँ पे 0.5 ml होल ब्लड सेल लेते हैं हम, जिसमें हम और जो होल ब्लड सेल है जो उसको हम EDTA में 50 मिली मोलर EDTA में जो EDTA प्रेजेंट होता है वो एंटीकोएगुलेंट होता है, उसके साथ मिक्स करते हैं विद 1.0 ml बाइंडिंग मिक्सचर। तो यहाँ पे 3 चीज़ें ली जाती हैं जब 2.2 ml हम मिनी जो अपना मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं। होल ब्लड सैंपल जिसमें 0.2 ml होल ब्लड सैंपल होगा, 50 मिली मोलर EDTA होगा, 1.0 ml बाइंडिंग मिक्सचर होगा। जो EDTA होता है वो एक चिलेटिंग एजेंट होता है, तो जो हमारा कोएगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर 4 होता है जो उसमें प्रेजेंट होता है हमारा
कैल्शियम आयन, तो उसको ये क्या कर देता है, चिलेट आउट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो कोएगुलेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा को क्लोट फॉर्म नहीं कर पाता ब्लड, और हम उससे ईजिली अपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। फिर इस मिक्सचर को इंक्यूबेट किया जाता है रूम टेम्परेचर पे 3 मिनट के लिए। फिर सिलिका जेल को हम कलेक्ट करते हैं शॉर्ट स्पाइनिंग करके 3 सेकेंड के लिए 5000 ग्राम। जी यहाँ पे जो डिनोट कर रहा है वो जी यहाँ पे डिनोट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो 5000 ग्रेविटेशनल फोर्स पे 3 सेकेंड के लिए हम स्पिनिंग करते हैं सिलिका जेल को कलेक्ट करने के लिए। फिर हम रीसस्पेंड करते हैं पैलेट को, जो ये हमारा मिक्सचर है जिसमें हमारा होल ब्लड सैंपल है, इसकी हम पैलेट फॉर्म करते हैं और इसको रीसस्पेंड करते हैं हम क्योट्रोपिक एजेंट में, जो कि हमारा सॉल्यूशन है ग्वानिडीन सॉल्यूशन 1.0 ml का हम सॉल्यूशन लेंगे और वोर्टेक्सिंग करके हम रीसस्पेंड करेंगे अपनी पैलेट को। वोर्टेक्सिंग एक वोर्टेक्स के थ्रू की जाती है, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी सेल ले रहे हैं और कितना वोर्टेक्स हमें करना है। पैलेट जो है फिर वो द सोर्बेंट बाय शॉर्ट स्पिनिंग, फिर हम यहाँ पे दोबारा से स्पिनिंग करते हैं ताकि वो एडजॉर्बिंग सरफेस से यहाँ पे जाके अटैच हो जाए। वो की जाती है 5000 ग्रेविटेशनल पुल के फोर्स के अगेंस्ट। फिर हम रिपीट करते हैं वॉशिंग सिलिका जेल की ग्वानिडीनियम सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, कि जो ग्वानिडीनियम सॉल्यूशन है यहाँ पे वो हमारा है जो क्योट्रोपिक एजेंट। फिर हम वॉशिंग करते हैं सिलिका जेल की प्रोपेनॉल वॉश के साथ, 2 बार वॉशिंग करते हैं एंड प्योर इथेनॉल के साथ 1 बार करते हैं। फिर उन दोनों को इथेनॉल को और जो जिसके साथ हमने वॉश किया है या प्रोपेनॉल को रिमूव कर देते हैं। फिर ड्राई करते हैं सिलिका जेल को वैक्यूम कंडीशन में और हीट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हीट जो अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से डीएनए हमारा डीनेचर नहीं होगा, क्योंकि वो बाइंडिंग स्टेट में है सिलिका जेल से, इसलिए वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है डीनेचरिंग होने से और डीनेचर होने से हाई टेम्परेचर पे। फिर सिलिका जेल को दोबारा से रीसस्पेंड किया जाता है जिसमें हमारा डीएनए बाउंड है इन 100 माइक्रोलीटर टीई बफर में। फिर डीएनए को इल्यूट आउट किया जाता है 65 डिग्री सेल्सियस पे 3 मिनट के लिए, जिससे हमारा डीएनए एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है। फिर दोबारा जो हमारा डीएनए एक्सट्रैक्ट आउट हुआ है उसको 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। फिर सुपरनेटेंट को बाहर निकाल दिया जाता है और जो हमारी पैलेट बच की उसको हम बफर में स्टोर कर लेते हैं। इसका जो टाइम है वो टोटल टाइम 15 to 20 मिनट का होता है डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने का, और जो ये एल्ड देता है डीएनए की वो देता है 40 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड। जितना मिलीलीटर हम ब्लड ले रहे हैं उससे 40 माइक्रोग्राम डीएनए ये हमें एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। और जो साइज़ होता है डीएनए का जो एक्सट्रैक्ट आउट होता है वो 50 kb से ज़्यादा होता है, और जो क्वालिटी होती है वो रिलायबल होती है ताकि हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कर सकें, लाइक PCR RT-PCR कर सकें, एंजाइमेटिक रेस्ट्रिक्शन कर सकें। और इस सैंपल को स्टोर किया जाता कर सकते हैं हम रूम टेम्परेचर पर महीनों तक, और कोई भी डिग्रेडेशन नहीं होती। तो ये काफ़ी रिलायबल और अच्छी येल्ड देता है और टाइम भी कम लगता है इसमें। तो ये काफ़ी अच्छा हमारा प्रोसीजर है। और इसमें जो न्यूक्लियस हैं वो उनको डीएनए को ग्रेड करने से बचाने के लिए हम डीएनए को 37 डिग्री सेल्सियस पे हम इंक्यूबेट करते हैं, और ये देखने के लिए कि भाई हमारे जो सैंपल है डीएनए जो एक्सट्रैक्ट हुआ उसमें अब्सेंस है न्यूक्लियस की। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको चेक करने के लिए 10 मिलीग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें कोफैक्टर से बाउंड करके वो वर्क करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अपनी न्यूक्लियर जो डीएनए डिग्रेडेशन है वो कोफैक्टर की प्रेजेंस में ही परफॉर्म कर पाते हैं न्यूक्लियस, जैसे डीएनएज हमारे हैं। तो ये इसके लिए कोफैक्टर चाहिए मैग्नीशियम। तो अगर हम 10 मिली मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड की प्रेजेंस में अगर हम न्यूक्लियस की प्रेजेंस इसलिए चेक करते हैं कि अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और जो डीएनए है उसको डिग्रेड कर देगा। फिर व्हाट आर द पैरामीटर ऑफ दिस प्रोसीजर, जो मेन पैरामीटर है वो क्योट्रोपिक सॉल्ट, जो कि हमारा ग्वानिडीन थायोसाइनेट होता है, और इसको हम यूज़ करते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट के कम्बिनेशन में, जो कि हमारा टाइटोन X 100 होता है। और
4% कंसनट्रेशन पे हम इसको यूज़ करते हैं, और डिफरेंट एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि हमारा DDT होता है। इसको हम 1% कंसनट्रेशन में लेते हैं ग्वानिडीन सॉल्यूशन में। और यहाँ पे आइसोप्रोपेनॉल सोडियम क्लोराइड का भी मेजर रोल है, क्योंकि आइसोप्रोपेनॉल हमारी प्रेसिपिटेट आउट फॉर्म करती है DNA के, और जो NaCl है वो ब्रिज फॉर्म करता है सिलिका जेल के बीच में और DNA के बीच में, मीन्स सिलिका से बाइंड करता है DNA को। टेम्परेचर इफ़ेक्ट, ये जो प्रोसीजर होता है ये फ्लेक्सिबल होता है टेम्परेचर पे, और इसलिए हम इसका जो इंक्यूबेशन का टाइम है उसको थोड़ा बहुत ऊपर कर सकते हैं, और जो ब्लड है वो कोएगुलेट जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे जो रेड क्लोट हैं वो डिज़ोल्व की जाती हैं ग्वानिडीन सॉल्यूशन में 65 डिग्री सेल्सियस पे। ये यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को डिनोट कर रहा है। बट जो सोर्प्शन है, मीन्स जो अडहेशन है और जो वॉशिंग है DNA की, वो एलिवेटेड टेम्परेचर पे की जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो DNA को डीनेचर नहीं करता। और हीटिंग यहाँ पे जो की जाती है वो तब की जाती है जब ब्लड ग्वानिडियम सिलिका जेल मिक्सचर फॉर्म हो जाता है। इसकी वजह से DNA जो है वो पार्शली क्लीव्ड होता है, फुल्ली क्लीव्ड नहीं होता, क्योंकि ये उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। केयोट्रोपिक एजेंट तो डीनेचरिंग ही करेगा, पर सिलिका जो है उसको प्रोटेक्ट करती है, बाउंडिंग स्टेट में रखती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे हीटिंग का इफेक्ट नहीं पड़ता DNA पे। फिर आती है वॉशिंग एंड ड्राइंग। जो प्रोपेनॉल वॉश करते हैं हम ग्वानिडीन को डिफरेंट हमारे सोल्ट को रिमूव करने के लिए, जो सोल्ट ब्रिज का काम करता है सिलिका के बीच में और DNA के बीच में। और जो डिफरेंट रेड मटेरियल है, क्योंकि हम ब्लड यूज़ कर रहे हैं, उसको सिलिका जेल से रिमूव करना पड़ता है ताकि प्योरीफाइड ब्लड हमारा सिलिका जेल से बाउंड स्टेट में फॉर्म हो जाए। फिर उसके बाद हम इथेनॉल से वॉशिंग करते हैं या एसीटोन से भी वॉशिंग कर सकते हैं ताकि कम्प्लीटली कंटामिनेंट जो लिक्विड में प्रेजेंट है वो रिमूव हो सके और हम उसकी क्विक ड्राइंग कर सकें हमारी DNA की। फिर इल्यूशन स्टेप होता है, वो 65 डिग्री सेल्सियस पे 3 मिनट के लिए परफॉर्म किया जाता है और रूम टेम्परेचर पे 50 मिनट के लिए परफॉर्म किया जाता है। और सैंपल को हम सेम ट्यूब में सिलिका जेल के ऊपर ही स्टोर कर सकते हैं महीनों तक। तो ये रिलायबल मेथड है। देन कम ऑन द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। ये न्यू मेथड है, सिंपल है, इनएक्सपेंसिव प्रोसीजर है, जिसमें हम प्योर DNA को एक्सट्रैक्ट करते हैं होल ब्लड सेल से अबाउट 15 to 20 मिनट, और हाई एल देता है, क्वालिटी देता है प्रोडक्ट की, जिसको हम सिलेक्टेड ग्लास बेस्ड शोरबेंट का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। और अच्छी लाइसिंग करके, ऑप्टिमाइज्ड लाइसिंग करके और वॉशिंग करके हम अच्छी येल्ड क्वालिटी निकाल सकते हैं अपने DNA की। ये अप्रोच बहुत ही अट्रैक्टिव है जब होल ब्लड सेल को हम ट्रीटमेंट करते हैं एक रिएजेंट से जो लाइसिस करता है ब्लड की और डीनेचर करता है वायरल पार्टिकल को। क्योंकि जब हम ब्लड से काम करते हैं, ब्लड के साथ काम करते हैं DNA एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो बहुत सारे पेशेंट के लिए क्लिनिकल ट्रायल में भी हम इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट को डिफरेंट वायरल इन्फेक्शन भी होता है, डिफरेंट डिजीज़ होती हैं जैसे HIV वगैरह। तो वहाँ पे उनसे इन्फेक्टेड ना होने के लिए ये जो अच्छा रिलायबल मेथड है, जिससे हम ईज़िली हमारा जो वायरल पार्टिकल को भी डीनेचर कर देता है ये, क्योंकि हम प्रोटीन यूज़ करते हैं, यहाँ पे प्रोटीनेज यूज़ करते हैं, और ये जल्दी लाइसिस कर देता है, और उससे हम जल्दी इस प्रोसीजर को 15 to 20 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। और डिफरेंट केयोट्रोपिक एजेंट का यूज़ करते हैं लाइसिस करने के लिए, इसलिए वो डिग्रेड भी कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है जिसमें, और ये सबसे पहले दिया था ह्यूमन सेल्स में ग्वानिडीन सॉल्यूशन का यूज़ करके लाइसिस करने वाला जो मेथड है वो ह्यूमन सेल को वो डिस्क्राइब किया था बूम एंड बुश ने। ग्रेट वैरायटी होती है ग्लास सोर्बेंट की जो हम यूज़ कर सकते हैं DNA को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जैसे मैंने बात की कि सिलिका को हम बेड की फॉर्म में, मेम्ब्रेन की फॉर्म में, मैक्रोचिप की फॉर्म में, माइक्रोचिप की फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी है। DNA फ्रेगमेंट को हम यहाँ एगारोज एसिड से, एगारोज जेल से भी निकाल सकते हैं, एसिड से भी निकाल सकते हैं, प्लाज्मिड DNA से भी निकाल सकते हैं, ई कोलाई के DNA से भी निकाल सकते हैं, जीनोमिक DNA से भी निकाल सकते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। तो ये बहुत ही वाइडली यूज्ड मेथड है। This is the example based on this method is pure link genomic DNA extraction kit from Thermo Fisher and DNase blood and tissue kit from Quagan. Next method based on silica use is simultaneous extraction of DNA and RNA. DNA and RNA from E. coli, BL
BL21 स्ट्रेन, ये BL21 जो है ये स्ट्रेन को डिफाइन कर रहा है कि ई कोलाई का ये स्ट्रेन है और ये बेस्ड है सिलिका कोटेड मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल पे। नैनो पार्टिकल हम और मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल का यूज़ इसलिए करें क्योंकि हम स्मॉल सैंपल का यूज़ करेंगे यहाँ पे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें मटेरियल चाहिए ई कोलाई B21 स्ट्रेन बैक्टीरिया का जो कल्चर किया गया होगा। ग्वानिडियम हाइड्रोक्लोराइड चाहिए, EDTA चाहिए, 2 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल 1,3 प्रोपेनिडोल ट्रिस चाहिए, डाइथाइल पायरोकार्बोनेट DEPC चाहिए और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस DNase चाहिए और नैनोड्रॉप 1000 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए और PCR एम्पलीफायर चाहिए ये देखने के लिए कि कितना रिलायबल डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ है हमारा। तो जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है लाइसिस बफर और वॉशिंग बफर को प्रिपेयर करना। 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइसिस बफर विद डिफरेंट सॉल्ट कंसंट्रेशन वर प्रिपेयर्ड हियर। लाइसिस बफर ए जो है वो डिसोल्व करके 6.09 ग्राम हमारा ग्वानिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड को मिक्स करते हैं, 0.25 ग्राम ट्रेस सॉल्यूशन को, 0.15 ग्राम EDTA को और 0.4 ग्राम NaCl को वाटर में, और फाइनल वॉल्यूम जो हमारा लाइसिस के लिए बनता है वो होता है 40 ml। फिर बफर बी और सी जो प्रिपेयर किए जाते हैं इसमें हम ग्वानिडियम हाइड्रोक्लोराइड के अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं अबाउट 11.18 एंड 16.28 ग्राम रिस्पेक्टिवली। मतलब बी जो बफर फॉर्म करेंगे हम उसमें हमारी इतनी कंसंट्रेशन होगी ग्वानिडियम का हाइड्रोक्लोराइड की और सी बफर में हमारी इतनी होगी। सेम बाकी सारे जो केमिकल होंगे वो सेम होंगे जैसे कि लाइसिस बफर ए की प्रिपरेशन में होते हैं। फिर वॉशिंग बफर हम फर्स्ट जो प्रिपेयर करते हैं वो डिसोल्व करके करते हैं 7 ग्राम ग्वानिडियम हाइड्रोक्लोराइड और 0.5 ग्राम ट्रिस, 0.15 ग्राम EDTA इंटू 25 ml वाटर और फिर इथेनॉल ऐड करते हैं। सॉल्यूशन में फाइनल वॉल्यूम हमारा यहाँ पे होता है 80 ml और जो pH है लाइसिस बफर का वॉशिंग का वो एडजस्ट किया जाता है 6.5 और यहाँ पे 70% इथेनॉल यूज़ की जाती है एज वॉशिंग बफर सेकंड की फॉर्म में। The procedure of simultaneous extraction of DNA and RNA from bacteria BL21। तो यहाँ पे ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसको हम ग्रो करेंगे राइसोजेनिक स्टेट में और ब्रूथ में और फिर उसको कल्चर करेंगे फॉर 12 आवर इन ए इंक्यूबेटर एट 37 डिग्री सेल्सियस, जिसपे हम उसको जो इंक्यूबेटर पे जब हम कल्चर करेंगे तो उसको शेक करके कल्चर करेंगे 190 RPM पर मिनट। फिर उसके बाद जो हमारा 100 लीटर ई कोलाई का जो कल्चर का जो ई कोलाई कल्चर है हमने जो यहाँ पे कल्चर किया है उससे हम 100 लीटर अपना सैंपल लेंगे ई कोलाई का, जिसमें हमारी अप्रोक्स 2 into 107 बैक्टीरिया अप्रोक्स प्रेजेंट होने चाहिए। फिर उनको अगर इतने जो हमारे बैक्टीरिया हैं प्रेजेंट हैं तो हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 14,000 RPM पर मिनट में टू गेट द सेल सेडिमेंट और फिर उसके बाद हम 800 माइक्रोलीटर लाइसिस बफर को जेंटली मिक्स करते हैं, जो कि मैंने पीछे बात की वो कंसंट्रेशन थी हमारी कैसे हम लाइसिस बफर प्रिपेयर करेंगे। फिर हम यहाँ पे 1800 माइक्रोलीटर लाइसिस बफर को मिक्स करते हैं ताकि हमारी सेल पैलेट फॉर्म हो जाए और वो मिक्सिंग जो है वो यहाँ पे 5 मिनट के लिए होगी। फिर जो 800 माइक्रोलीटर 100% इथेनॉल को हम जेंटली मिक्स करते हैं सेल लाइसेट के साथ 10 सेकेंड के लिए। जो यहाँ पे हमारा सेल लाइसेट हो जाएगी उसमें हम 100% इथेनॉल का 800 माइक्रोलीटर सॉल्यूशन ऐड करेंगे और उसको मिक्स करेंगे 10 सेकेंड के लिए। देन 1 mg ऑफ मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल को हम ऐड करेंगे इस मिक्सचर में और उसको शेक करेंगे 5 सेकेंड के लिए। फिर जो एब्जॉर्प्शन है वो अलो की जाएगी 5 मिनट के लिए ताकि एब्जॉर्ब हो सके हमारा डीएनए हमारे इन मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स से के साथ। फिर उसके बाद हम मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा वॉशिंग स्टेप जिसमें हम 400 माइक्रोलीटर वॉशिंग बफर फर्स्ट और सेकंड को परफॉर्म करते हैं वॉशिंग करने के लिए 2 बार, ताकि हमारा जो वॉशिंग है वो अच्छे से हो सके और जो हमारे कंटामिनेंट है प्रोटीन है एंजाइम है RNA वो रिमूव हो सके। फिर जो मैग्नेटिक पैलेट फॉर्म होगी उसको ड्राई किया जाता है रूम टेम्परेचर पर 3 मिनट के लिए। फाइनली यहाँ पे जो स्टेप आता है वो न्यूक्लिक एसिड को इल्यूट आउट करने के लिए आता है। यहाँ पे
स्पेलिंग मिस्टेक है। तो फिर न्यूक्लिक एसिड को इलेट आउट करने के लिए आता है 50 माइक्रोलीटर में, जहाँ पे हम DEPC का यूज़ करेंगे, DEPC वाटर का 65 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए। फिर जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो मेज़र कर दी जाएगी हमारे नैनो 1000 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू। फिर यहाँ पे 3 रेप्लिकेशन परफॉर्म किए जाते हैं हर एक एक्सपेरिमेंट के, ताकि हमारा जो न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है वो अच्छे से परफॉर्म हो सके और कोई भी कंटामिनेशन ना हो। आफ्टर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर वाज डन, जो ऑप्टिमाइज्ड मेथड है वो यूज़ किया जाता है डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डीएनए और आरएनए को फ्रॉम 5 इकोलाई सैंपल से। आफ्टर दैट नैनो ड्रॉप 1000 स्पेक्ट्रोमीटर जो यूज़ किया गया इस एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए कि कितनी कंसनट्रेशन आई है हमारे डीएनए और आरएनए की और कितनी प्योरिटी है हमारे ऑब्टेन डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल की। तो ये जब फर्स्ट टाइम किया गया था तो ये ऐसे परफॉर्म किया गया था, ये साइमल्टेनियस एक्सट्रैक्शन मेथड फॉर डीएनए एंड आरएनए फ्रॉम बैक्टीरिया BL21। दिस इज द मेथड। Next is our improved DNA extraction efficiency from low level cell numbers using a silica monolith based microfluidic device। तो यहाँ पे we present an elevation of a microfluidic system। जो हमारा माइक्रोफ्लूडिक सिस्टम है उसको हम एलिवेट कर रहे हैं यहाँ पे सिलिका बेस्ड और सिलिका मोनोलिथ बेस्ड माइक्रोफ्लूडिक डिवाइस का यूज़ करके, जिसमें हमारी सिलिका मोनोलिथ है जो यूज़ की गई है डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट बायोलॉजिकल सैंपल से। और जो ये एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी है इस सैंपल की वो इम्प्रूव की गई है यहाँ पे मिनिमल सैंपल लेके, जिसमें हमारा जो सैंपल की अमाउंट होगी वो अबाउट 50 mg होगी, जिसमें हमारा टोटल डीएनए प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो स्टेप आता है वो आता है माइक्रोफ्लूडिक डिवाइस फैब्रिकेशन, क्योंकि इसके थ्रू ही हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। तो ये जो माइक्रोफ्लूडिक डिवाइस है ये प्रोड्यूस किए गए थे बोरोसिलिकेट ग्लास में बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फोटोलिथोग्राफी एंड वेट इचिंग टेक्निक टू जनरेट द डिज़ाइन। जैसे कि ये शो किया गया है हमारा इस पिक्चर में, ये हमारा माइक्रोफ्लूडिक डिवाइस को शो कर रहा है और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, जो कि यहाँ पे शो किया गया है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। फीचर है ये ऑब्टेन किया गया था बाय ईस्ट टू ए डिफ्ट ऑफ 100 माइक्रोमीटर यूजिंग 1% हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और यहाँ पे 1% हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं और 5% अमोनियम फ्लोराइड सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या करता है, ये अलो करता है ट्यूबिंग, ताकि वो अटैच हो उसके माइक्रोफ्लूडिक डिवाइस से। और यहाँ पे जो हमारी ट्यूब है वो किससे फॉर्म होती है, ईथर कीटोन ट्यूबिंग फॉर्म होती है जो अटैच हो जाती है माइक्रोफ्लूडिक डिवाइस से। और ये जो होता है ये 360 माइक्रोमीटर डायमीटर होल की होती हैं, जो ड्रिल की जाती हैं were drilled in a 1 mm thick top plate which was then thermally bonded to the East glass wafer। जो वेफर था वो 1 मिलीमीटर थिक होता है, ताकि हम जो कंप्लीट माइक्रोफ्लूडिक डिवाइस जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। Let's understand how does this thermally activated silica based monolith was prepared। The thermally activated silica based monolith was produced by mixing potassium silicate solution that consists about 21% silicon dioxide and 9% K2O potassium dioxide एंड फोर्मा अमाइड जो थी यहाँ पे वो 10:1 के रेशो में प्रेजेंट होगी। इस ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए जो मोनोलिथ थी वो प्रोड्यूस की गई थी डीएनए एक्सट्रैक्शन चैम्बर में। और जो चैम्बर जिसमें हमने यहाँ पे मोनोलिथ को यूज़ किया था डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो पहले फिल किया गया था ग्लिसरॉल के थ्रू, क्योंकि जब हमारा डीएनए हम बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पे निकालते हैं, जैसे कि हमारा जो टोटल डीएनए सैंपल था वो 15 mg था, तो वहाँ पे हम ग्लिसरॉल का यूज़ करते हैं ताकि हम उसको ईजिली यहाँ पे निकाल सके। तो ग्लिसरॉल जो है वो लिपिड से बाउंड कर जाता है, इस वजह से हम ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में ही डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो बहुत ही कम क्वांटिटी में करना हो।
द मोनोलिथ, और फिर बाद में हम इसको एक्सट्रैक्ट आउट कर देते हैं ग्लिसरॉल को। द मोनोलिथ सॉल्यूशन वाज देन इंजेक्टेड इनटू द डीएनए एक्सट्रैक्शन चैम्बर पे, और जो हमारी ग्लिसरॉल थी उसको हम डिस्प्लेस कर देते हैं, और जो माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइस है उसको ओवन में रख देते हैं 90 डिग्री सेल्सियस पे 50 मिनट के लिए। फिर ये जो इनिशियल हीटिंग स्टेप जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो जो रिमेनिंग ग्लिसरॉल होती है उसको रिमूव करते हैं और माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइस को दोबारा से ओवरनाइट के लिए प्लेस कर देते हैं, ताकि जो पोलिमराइजेशन रिएक्शन है वो कंप्लीट हो सके। जब पोलिमराइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो जो मोनोलिथ है उनको वॉश आउट किया जाता है इथेनॉल के थ्रू टू रिमूव एनी अनरिएक्टेड सॉल्यूशन एंड ग्लिसरॉल रेजिड्यू, ताकि कोई ग्लिसरॉल ना हो और कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट ना हो। फिर डीएनए का एक्सट्रैक्ट करने से पहले हम मोनोलिथ को वॉश करते हैं 10 मिली मोलर टी बफर के साथ, 10 मिली मोलर ट्रेस के साथ, 1 मिली मोलर ईडीटीए के साथ इन डिस्टिल वाटर, और पीएच हम एडजस्ट करते हैं 6.7 का। और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया जाता है एट 5 लीटर पर मिनट फॉर 30 मिनट के लिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सारा जो स्टेप है वो वही है, जिसमें हम यहाँ पे बस मेन चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है वो है माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइस फैब्रिकेशन। मीन्स हम कैसे फॉर्म करेंगे सिलिका मोनोलिथ बेस्ड माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइस, ये जो मेन स्टेप है इसमें। बाकी सिमिलर है कि हमें डीएनए को बाइंड करना है उससे, और यहाँ पे बस एक एडिशनल स्टेप और आ गया कि हमारा डीएनए जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम बहुत मिनी सैंपल ले रहे हैं, तो मिनी सैंपल ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे एक स्टेप और आ गया ग्लिसरॉल को ऐड करना और उसको डिस्प्लेस करना। बाकी वही है कि वॉशिंग होगी, प्रेसिपिटेट आउट किया जाएगा इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल के बाद, और इल्यूट आउट किया जाएगा डीएनए को। तो सेम है मोर और लेस, बस डिफरेंस क्या है माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइस फैब्रिकेशन का। सो लेट्स कम ऑन द मेथड और प्रोसीजर जो हम सिलिका मोनोलिथ बेस्ड डीएनए माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइस का यूज़ करके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनी सैंपल से। तो जो डीएनए एक्सट्रैक्शन है वो कैरिड आउट किया जाता है मस्कुलस सेल्स के थ्रू, मीन्स मस्कुलर सेल्स में जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। तो उसके लिए हमें मस्कुलर सेल्स बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, तो वो ग्रो की जाती है ATCC फॉर्मुलेटेड एगल्स मिनिमम असेंशियल मीडियम, जिसको हम EMEM भी बोलते हैं। तो इस मीडियम पे हम कल्चर करते हैं मस्कुलर सेल्स को। तो उसके बाद हम जो सेल जो पॉपुलेशन है उसको काउंट करते हैं हेमोसाइटोमीटर में। हेमोसाइटोमीटर में होपफुली आपने काउंट किया होगा WBC को, RBC को, ये ग्रेजुएशन में हो जाता है। तो इसमें हेमोसाइटोमीटर में हम सेल पॉपुलेशन को काउंट करेंगे कि हमारी मस्कुलस जो सेल्स हैं वो कितनी प्रेजेंट है। फिर हम उनको डाइल्यूट करते हैं EMEM में। EMEM हमारा ये है जो ईगल्स मिनिमम एसेंशियल मीडियम है, ताकि हम एक रेंज प्रोड्यूस कर सकें सेल की डाइल्यूट करके, और उनकी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन हम निकालेंगे जो हमारी आइडियल होगी इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए, वो अबाउट 1500 सेल्स पर मिलीलीटर होगी। तो उसके बाद हम सेल को पैलेट आउट करेंगे और सुपरनेटेंट को रिमूव कर देंगे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू, और फिर सेल को हम फ्रोज करेंगे -20 डिग्री सेल्सियस पे। जब तक हमें सेल यूज़ नहीं करनी डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तब तक हम उसको फ्रीजर में रखेंगे और फ्रीजिंग कंडीशन में रखेंगे। फिर सेल को ऐड किया जाएगा एक सॉल्यूशन में 5 मोलर ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन में, जो कि हमारा क्योट्रोपिक एजेंट भी है, इन 10 मिली मोलर टी बफर में, और पीएच यहाँ पे मेंटेन करेंगे 6.7। फिर हम मोनोलिथ में अप्लाई करेंगे इस मिक्सचर को एट 2.5 लीटर पर मिनट। मीन्स हम एक मिनट में 2.5 जो लीटर है वो ऐड करते जाएंगे अपने मोनोलिथ, हमारा जो यहाँ पे मोनोलिथ बेस्ड माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइस जो हम यहाँ माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइस फैब्रिकेशन मेथड से जो प्रोड्यूस करेंगे, जो उसमें हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, जो कि यहाँ पे शो कर रखा है। ये जो हमारा माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइस है इसमें हम एट ए टाइम 2.5 लीटर पर मिनट अपना जो ये मिक्सचर है उसको ऐड करते जाएंगे। तो मोनोलिथ जो है वॉश की जाएगी उसके बाद 100% इथेनॉल के साथ, ताकि हम प्रोटीनेशियस डेब्री को रिमूव कर सकें, और कोई भी कंटामिनेशन प्रोसेस है जो प्रोडक्ट है या कोई भी एंजाइम कुछ भी मैक्रोमोलिक्यूल बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसको रिमूव कर सकें, ताकि जो हमारी प्रोसेस है ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है वो 5 लीटर पर मिनट वाले सॉल्यूशन से भी परफॉर्म की जा सके और उसमें कोई भी कंटामिनेट प्रेजेंट ना हो। फाइनली जो डीएनए है वो प्योरीफाई किया जाता है इल्यूशन मेथड से। मोनोलिथ जो डिवाइस है उससे हम एल्यूट आउट करेंगे अपने डीएनए को प्योरीफाइड फॉर्म में, और वो करेंगे 10 मिलीमोलर टी बफर की कंसंट्रेशन के साथ, और यहाँ पे पीएच हम 8.5 मेंटेन करेंगे
एट 1 लीटर/मिनट जो सॉल्यूशन है फिर वो फ्लो किया जाएगा थ्रू द मोनोलिथ और वाज कलेक्टेड इन 4 लीटर फ्रैक्शन में। फिर उसको एनालाइज किया जाएगा, उसकी क्वांटिफिकेशन की जाएगी और एम्प्लीफिकेशन, क्वांटिफिकेशन और एम्प्लीफिकेशन टेक्निक लाइक क्वांटिफिकेशन टेक्निक वही आ जाती है हमारी नैनो 1000 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और एम्प्लीफिकेशन टेक्निक आ जाती है हमारी PCR। तो उनके थ्रू हम अपने DNA को एनालाइज करेंगे। So this was the method that used silica, and this was different procedure that I have discussed that used to extract DNA from different samples. There are many others too, but I can't include all them because we are not doing research here, we are studying a topic. So from education purpose I have explained a lot of methods that are used to extract DNA from different samples. So if you like my video then please thumbs up, and if you are not my subscriber then please subscribe to my channel, and if you have any query then write in the description box given below. Thank you so much for watching my videos.